सो अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी लोग देख रहे हैं पाठशाला के चैनल पे एक नई सीरीज। चैप्टर्स आपका थर्ड है किंगशिप कास्ट एंड क्लास। सेशन 2022 के हिसाब से सीरीज आप सभी लोगों के लिए आ रही है। वीडियो का पहला पार्ट पहले से अपलोड है। हम काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर में भी हम काफ़ी कुछ जानेंगे। चैप्टर आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम यहाँ पे है क्या कहते हैं आपका किंगशिप कास्ट एंड क्लास। आप चाहते हैं पाठशाला के साथ जुड़ना, ईपी फैमिली ज़रूर जुड़िएगा टेलीग्राम अकाउंट पे, जिसमें आप सभी लोगों को पूरी तरीके से क्या कहते हैं जो भी हम नोट्स कराते हैं हिंदी इंग्लिश में वो प्रोवाइड हो जाते हैं। वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे और साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं ई पाठशाला पे। अगर आप नोटिस करें तो हमने लास्ट पार्ट ये छोड़ा था और हमने बताया था कि किस तरीके से महाभारत के अंदर एक डाइस का गेम हुआ था, जैसे हम चौसर का क्या कहते हैं खेल भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर समझ में आती है कि अगर उस टाइम पे दुर्योधन जो है 5 पांडव जो उनकी वाइफ थी उनके कपड़े उतार रहा था, चीरहरण कर रहा था, तो ऐसे सिचुएशन हमें ये दिखाने की कोशिश करती है कि उस समय महाभारत एक महाग्रंथ माना तो जा सकता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन अगर उस टाइम पे हो रही थी तो ये हमें कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड को ये दिखाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से उस समय पीपल की इनसाइड थिंकिंग थी, जिसमें दिखाने की कोशिश करी जाती है किस तरीके से उस टाइम पीरियड पे समाज व्यवस्थाएं थी। अगर ऐसा कुछ होता था तो इसका मतलब ये था कि समाज उस समय से ही खराब था और समय के साथ साथ आते 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 उसकी व्यवस्था अब इतनी ज़्यादा और ख़राब हो चुकी है जहाँ पे हम नारी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और इसीलिए सरकार के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस कराया जाता है। तो अगर ये व्यवस्थाएं उस टाइम पे नहीं होती तो मे भी शायद से आज की डेट में इंसान थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक होता ही। लेकिन एक चीज़ हमें और समझ में आती है कि कौरवों और पांडवों के बीच में अगर लड़ाई युद्ध हुआ था तो दुर्योधन के बाद और धृतराष्ट्र के बाद उनके बेटे दुर्योधन को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिला और पांडु के बाद उनके 5 पुत्रों के बीच में उन्हें हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन दोस्तों नहीं मिला। तो यानी कि इससे क्या समझा जाए, इससे ये समझा जाए कि उस टाइम पीरियड में भी कहीं ना कहीं पैटर्नली सिस्टम और मैटरनली सिस्टम था। पैटर्नली सिस्टम का मतलब ये होता है कि उस टाइम के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जितना भी एक जो कुल और जाति से कोई बंदा आता है, एक व्यवस्था से बंदा आता है, तो प्रॉपर्टी का शेयर बेटे से बेटे में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। और ऐसा हमारे हिस्ट्री के अंदर हमें देखने को मिला था। हमने ये भी देखा था कि बिंदुसार ने किस तरीके से अशोक को अपनी सत्ता ट्रांसफ़र करी थी। सेम ऐसा ही महाभारत के अंदर भी व्यवस्थाएं थी। पैटर्नली व्यवस्था उस टाइम पीरियड पे होती थी और समाज के अंदर जो प्रॉपर्टी का हिस्सा होता था वो बेटे के बाद पिता के बाद बेटे को मिलता था, बेटे के बाद उनके पौत्र को मिलता था और ऐसे ऐसे करते करते ट्रांसफ़र हो जाती थी। अगर प्रॉपर्टी का हिस्सा सही तरीके से बंटवारा कर दिया जाता तो मेरे ख्याल से कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध ही नहीं होता और इतना बड़ा क्रिटिकल एडिशन कभी तैयार ही नहीं होता। मेरे को लगता है कि प्रॉपर्टी मतलब वही वाली बात है ना कि ये दौलत, ये शौहरत, ये हुकूमत सब किराएदार है। आज किसी और के पास है, कल किसी और के पास होगा। आप यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाएंगे, यहाँ से आपको यहीं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे रहेगा तो आपके अच्छे कर्म, आपकी अच्छी विचारधारा और आप लोगों के दिल में उस तरीके से ही याद रखे जाएंगे। आज अशोक के बारे में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसने इस धरती पे आने के बाद कुछ कंट्रीब्यूट करा। अशोक, अगर मुझे ऊपर से देख रहे होंगे सम्राट अशोक, तो वो भी कह रहे होंगे कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए। तो पैटर्नली सिस्टम में सेम ऐसा था कि ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी होती थी। लेकिन हमने एक केस और देखा था सेकेंड चैप्टर के अंदर कि कहीं पे मैटरनली सिस्टम भी था कि प्रॉपर्टी का हिस्सा कहीं ना कहीं माता, यानी कि कभी कभार ऐसा भी होता था कि अगर पिता है और उनका कोई लड़का नहीं है, अगर माइनर है उनका बच्चा, तो ऑफकोर्स माता को या बहन को प्रॉपर्टी का हिस्सा दिया जाता था। उसे मैटरनली सिस्टम बोलते हैं, जिसके बारे में हमने प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा था जो चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी और उनके साथ ही रुद्रदेव सेकंड से हुई थी। इसके बारे में हमें स्टोन इंस्क्रिप्शन, कॉपर इंस्क्रिप्शन सब कुछ मिलता है। संस्कृत में इससे रिलेटेड हमें ये भी मिलता है प्रूफ कि हाँ उस समय पे लैंड एक्सेस अगर सबसे पहली बार किसी को हुआ होगा तो वो प्रभावती गुप्ता एक एग्जाम्पल थी। अब एक और चीज़ हमें ये समझ में नहीं आती कि उस टाइम पीरियड के अंदर 5 पांडवों की बेटी जो 5 पांडवों की जो वाइफ थी वो द्रौपदी थी। आज के टाइम पीरियड में एक बंदा देखो मॉडर्न में तो ऐसा होता है कि आप 3 शादियां कर सकते हो, वैलिड है, लेकिन
आप सोचिए कि उस टाइम पीरियड पे एक वाइफ एक वुमेन थी और 5 उस समय हस्बैंड थे। क्या उस समय वुमेन की कमी थी? ये व्यवस्था भी दिखाई देती है। और क्या पता उस टाइम पे ऐसी व्यवस्थाएं होती हो, क्योंकि जैसे आज हरियाणा के अंदर प्रेजेंट टाइम पे भी वुमेन का रेशो कम है, तो उस समय पे ये लोग मेरठ, हरियाणा, हस्तिनापुर यहीं तो रहते थे, तो क्या पता वहाँ पे शुरुआती समय से वुमेन्स का रेशो बहुत कम रहता हो। तो लेकिन एक वुमेन के 5 हस्बैंड होना, ये एक तरीके का कौन सा मैरिज का सिस्टम है जो हमें समझ में नहीं आता है। क्योंकि हमें तो ऑफिशियल इतना पता है कि उस समय पे रूल्स ऑफ द मैरिज धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में बताए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकार के थे जिनको सही माना जाता था। जैसे एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री। ये 4 तरीके के, वैसे तो 8 तरीके के विवाह होते थे, लेकिन 4 तरीके के विवाह को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। इसके बारे में मनुस्मृति, जो उस समय का संविधान था, उसमें इसके बारे में डिस्क्राइब अच्छी तरीके से किया गया था। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया था कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के हिसाब से 8 प्रकार की मैरिज बोली जाती है, जिसमें एक राक्षस, एक क्या कहते हैं, एक नॉर्मल इंसान से भी शादी कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि किस तरीके से भीम ने उस समय पे हिडम्बा से शादी कर ली थी। तो ये भी एक शादी का व्यवस्था है जो ऑफकोर्स ब्राह्मण मानते हैं। लेकिन 4 टाइप की मैरिज हमें देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1 होता है बहिर शादी, यानी कि बहिर्विवाह, एक्सोगैमी, जिसमें आप अपने गोत्र के ना होते हुए, अपनी जातियों के ना होते हुए दूसरी जातियों के अंदर शादी कर सकते हो, ऐसा लव मैरिज के अंदर देखा गया है। एंडोगैमी, एंडोगैमी का मतलब होता है आप अपने ही गोत्र के अंदर शादी कर सकते हो, लेकिन साइंटिफिक ये प्रूफ नहीं है कि सेम गोत्रों के अंदर शादी हो। सेम गोत्रों के अंदर शादी होना साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ऑफकोर्स लोग करते हैं। एक्सोगैमी ऑफकोर्स बहिर्विवाह का अर्थ अपने समूह या अपने परिवजन या अपनी जात से बाहर, अपने गोत्र से बाहर शादी करना, ये सबसे सही माना जाता है आज की डेट में भी। आज की डेट में हम लोग अपनी जाति के अंदर शादी करते हैं, पर अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं करते हैं। कभी कभार गोत्र भी नहीं होता और अपनी जात भी नहीं होती, फिर भी लोग शादी कर लेते हैं। दूसरा पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब होता है बहुपत्नित्व से तात्पर्य, जिसमें एक आदमी कई बीवियां रख सकता है। ऐसा तो हमने कई बार देखा है। देखो उस टाइम पीरियड पे शाहजहां, अकबर, मौर्य, कितने लोगों के पास कितनी सारी वाइफ थी। तो ऐसे एक बंदा है, ऑफकोर्स इसकी डेथ अभी हो गई है, इसकी 47 बीवियां थी, तो बहुत बड़ी बात है इस बंदे के पास भी। दूसरा एक और सिस्टम है, ये जोआना चैन, ये मर गए हैं, इनके 39 वाइफ, 49 चिल्ड्रन, 33 ग्रैंडसन, बहुत बड़ी बात है यार। पॉलीएंड्री, इसमें बहुपत्नित्व का मतलब होता है उस प्रथा का जिसमें एक महिला एक से अधिक पति रख सकती है। तो ये थोड़ा सा लॉजिक नहीं लगा मुझे, लेकिन इसके बारे में बताया गया है। अब ये सिचुएशन हो रही है तो इसका मतलब होता होगा समाज के अंदर। और दूसरा था गोत्र के बारे में। देखिए गोत्र के बारे में 2 रूल है। अब रूल क्या है वो समझिए। अब आपको बहुत बेसिक मैं ब्राह्मणों के बारे में थोड़ा डीपली बताना चाहूँगा। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाए। क्रिस्टल क्लियर क्या होना है, देखो हमें पता है कि उस समय पे 4 टाइप की वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सॉरी शूद्र से नीचे वैश्य एवं शूद्र, ये होते थे। इसे बोलते थे हम लोग वर्ण व्यवस्था, इसको बोलते थे वर्ण व्यवस्था, ठीक है, सॉरी वर्ण व्यवस्था। लेकिन मान लो कि जो किसी भी वर्ण व्यवस्था के अंदर नहीं आता था उसकी हम जाति निर्धारित कर दिया करते थे, ठीक है। आज की डेट में किसी को अपनी वर्ण व्यवस्था नहीं पता होगी, लेकिन जातियां पता होगी। तो जातियां बढ़ते 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 आज कई लाख जातियां हो गई है, कई लाख जातियां हो गई है। मैं अगर कुम्हार की बात करूं, कुम्हार एक जाति है, कुम्हार जो ऑफकोर्स मटके बनाती है, लेकिन इसमें भी कई सारी जातियां हो चुकी है। लेकिन लोहार भी एक जाति है, तो उसकी भी कई सारी जातियां हो चुकी है। लेकिन चाहे वर्ण व्यवस्था ले लीजिए और चाहे जाति व्यवस्था ले लीजिए, ऐसा कहा जाता है कि गोत्र जो थे, गोत्र वो सिर्फ 8 ही गोत्र होते थे, सिर्फ 8 गोत्र होते थे। और यही 8 गोत्र जो हैं दोस्तों, सारे ऋषियों के नाम थे। अत्रि, विश्वा, कश्यप, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, मित्र और
अगिर, अगिरा जो भी है, ये 8 गोत्र होते थे। इन 8 गोत्रों की संतानों को ही सभी जातियों के अंदर बांट दिया जाता था। अब देख लीजिए, मान लीजिए कुम्हार एक जाति है और इसकी कोई ए जाति है और डी जाति है। अब ये लोग आपस में शादी कर सकते हैं क्योंकि ये सेम जातियों के अंदर आते हैं। आपके गांव के अंदर शादियां होती होंगी तो आप नोटिस करते होंगे कि आपकी फैमिली के अंदर जब शादी हो रही होती तो सेम जाति का बंदा ढूंढा जाता है। अगर आप शर्मा है तो शर्मा किसी बंदे को ढूंढेगा, वर्मा है तो वर्मा किसी बंदे को ढूंढेगा, कुमार है तो कुमार किसी बंदे को ढूंढेगा। लेकिन जब शादी के वक्त आप देखते हैं कि वो मिलाते हैं, क्या कहते हैं, पत्रे मिलाए जाते हैं, या बोला जाता है कि गुण मिलाए जाते हैं। तो गुण मिलाने का मतलब सिंपल सा ही होता है कि गोत्र देखा जाता है। अगर आप सेम गोत्र के निकल गए, मान लीजिए कि आप ए जाति के हैं और ये बंदा बी जाति का है, जाति तो सेम है पर अगर गोत्र अगर समान हो जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि एक मैंने मान लिया भारद्वाज गोत्र है, ये गोत्र है। अगर आप इस गोत्र के, अगर ये कोई व्यक्ति मान लीजिए कि इसकी ए जाति थी इसकी बी जाति थी लेकिन दोनों का गोत्र एक हो गया, तो गोत्र होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकती। यानी कि एक जाति में होने से आप बहन भाई नहीं हुए, लेकिन एक गोत्र होने से आप बहन भाई हो जाते हैं, क्योंकि एक गोत्र का मतलब इसी गोत्र से निकली हुई संतान आपस में भाई बहन कहलाएगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सिनेरियो था जो आपको समझना है। अब वुमेन जो होती थी वो अपनी गोत्र 2 तरीके से बदल सकती थी, या तो वुमेन शादी के बाद थी, या तो क्या कहते हैं उस समय पे मेंबर ऑफ द सम गोत्र कुड नॉट मैरी। और सेम यही था, शादी के बाद आप किसी दूसरी जाति में चले जाते हो तो ऑफकोर्स उसका गोत्र अपना लेते हो, और दूसरी बात ये कि सेम एक गोत्र में आप शादी कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन आजकल लोग इस चीज़ को नहीं मानते, लोग गोत्र वोत्र नहीं देखते हैं। सच्चा प्यार तो इंसान को कभी भी हो जाता है ना, तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये इफेक्ट हमें सातवाहनों के अंदर भी देखने को मिला था। सातवाहन लोग जो थे वो बहुपत्नी प्रथा में बिलीव करते थे, जो ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड में चलती आ रही थी, जो ऑफकोर्स ये लोग तो वो भी मानते थे। और दूसरी बात ये थी कि सातवाहन रूलर जो थे ना, वो अपने माता का गोत्र लगाया करते थे, ना ही पिता का गोत्र। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा अपवाद है जो हमें देखने को उस टाइम पीरियड के अंदर मिलता था। दूसरी बात ये कि हमें ये समझ में आता था कि अगर ये लोग माता का गोत्र लगाते थे वो तो उस टाइम पे माता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए महाभारत के अंदर कौरव और पांडवों के बीच में अगर हम गांधारी का रोल ले ले तो गांधारी भी कहीं ना कहीं एंड टाइम पे, क्योंकि वो गांधार से बिलोंग करती थी, एंड टाइम तक ये दुर्योधन को समझाती रही कि बेटा तुम आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो, है ना, ये दौलत ये शौहरत ये हुकूमत सब किराएदार है, आज किसी और के पास है कल किसी और के पास होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन जो था वो अपनी माँ की बात को नहीं मानता है, इसीलिए वो युद्ध के अंदर हार जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं माँ का रोल बहुत बड़ा था। इसीलिए जो सातवाहन किंग्स थे, जैसे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी मधी पुत्र श्री सखदेव, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ऑफकोर्स अपनी माता के गोत्रों को लगाया करते थे। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि उस समय पे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में सोशल डिफरेंसेस होता था, इसीलिए उस समय पे शूद्र, वर्ण, वैश्य, क्षत्रिय, इनका अलग अलग रोल होता था। और ये डिवाइन प्रिंसिपल क्या कहते हैं स्पेशली किन्होंने बनाए थे, ऐसा कहा था कि ब्राह्मण पंडित ने बनाए थे। ब्राह्मण पंडित कहते हैं कि हमने नहीं बनाए थे, ये बहुत टाइम पीरियड से एक डिवाइन प्रिंसिपल पुरुष शुक्ति मंत्र है जिसके अंदर बहुत पहले से ही बताया गया है बलि के चित्र में। उन्होंने बताया कि इस चित्र के अंदर इस मंत्र में पहले से बताया गया था कि जाति व्यवस्था निर्धारित है, ब्राह्मणों का काम सिर्फ है कि इनको फॉलो करवाना। इसलिए वो सभी राजाओं से यही बोला करते थे कि वर्ण व्यवस्था को ये एक डिवाइन प्रिंसिपल है, इसे हमने नहीं बनाया, अपने किंगडम के अंदर चलाएं। ये बाय बर्थ ही होता है कि अगर आप क्या कहते हैं आप क्षत्रिय हैं तो आप क्षत्रिय बाय बर्थ ही रहेंगे, आप वैश्य हैं तो वैश्य बाय बर्थ ही रहेंगे। इवन महाभारत के अंदर भी हमने ऐसा देखा है, क्योंकि कर्ण जो था वो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं उनका भाई था, लेकिन क्योंकि उसको लगता था कि उनकी जात व्यवस्था से नहीं था इसलिए उसे शूद्र ही माना गया, और जबकि क्या कहते हैं उसको वो कहीं ना कहीं क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करता था। तो ये एक व्यवस्था जो है हमें समझ में आती है कि उस समय कितना रूढ़िवादी भी व्यवस्थाएं होती करती थी। ठीक है, तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा आपको। वीडियो आई होप आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो वैल्यूएबल लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
एबी फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को नए कंटेंट 2022 के हिसाब से प्योर लेवल पे मिल रहे हैं।